जी हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है, जो कि झारखंड का ऑफिशियल मॉडल मॉडल प्रश्न पत्र है, ये क्लास 9 के लिए है। और आपका यहाँ पे जो विषय है विज्ञान यानी कि साइंस का मैं डिस्कस करूँगा। साइंस का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि जिसमें 40 क्वेश्चन होगा और ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसे ये मत सोचिएगा कि ये 2023-24 का है तो ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाएगा। अगर 2-4 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन भी इससे आप लोगों का मिल जाता है तो ये और इम्पोर्टेंट क्या खोजते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेन आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, क्या है? एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। देखिए ये क्या है, एक वस्तु है जो इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ मान लिया जाए ये इतना दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अब देखिए कोई वस्तु यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि ये जगह से स्टार्ट हुआ और वापस आधा चला गया और यहाँ पे जाके बी के पास रुक गया। तो ये जो हम देखिए विस्थापन क्या होता है, यहाँ पे क्या बोला, उसके बाद इसका जो विस्थापन क्या होगा जब वो आधा वृत्त को कवर कर लेता है। तो विस्थापन में क्या होता है कि जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है r तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक और जाएगा तो r, यानी कि r प्लस r क्या बन गया यहाँ पे? 2r हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2r, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों, वो हो जाएगा 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए दूरी, बी विस्थापन, सी वेग, डी त्वरण। तो यहाँ जो है वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बच्चों? त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण। इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किसकी एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, बी त्वरण, सी वेग, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों, वो हो जाएगा बी त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ये क्या है? दूरी समय ग्राफ का ढलान, जैसे कि इस प्रकार से हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राफ का जो ढलान होता है, ये ढलान किसका मान बतलाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन में दिया ए में क्या दिया है? विस्थापन, बी त्वरण, सी वेग, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जो बताता है प्यारे बच्चों, वो बताता है वेग को बताता है। किसका मान बताता है? वेग को। तो यहाँ सी, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में आने के ऑप्शन में आते हैं जड़त्व, बी बल, सी संवेग, डी त्वरण। तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जड़त्व, ठीक है। जड़त्व की परिभाषा मिलती है न्यूटन की गति का प्रथम नियम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु का त्वरण पे, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान पे, वस्तु का वेग पे, वस्तु का
आकार पे। तो यहाँ पे जो है पिंड किसी भी पिंड का जो जड़त्व है वो किस पे निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे दिया हुआ है कि न्यूटन का न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? ठीक है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में क्या है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? संवेग का जो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग बराबर आपका क्या होता है? संवेग बराबर होता है यहाँ पे आपका m इंटू भी, m इंटू भी होता है। ठीक है, m हमारा क्या दिया हुआ है? m हमारा जो दिया हुआ द्रव्यमान 0.5 दिया है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया है वो कितना दिया है? 10 दिया है। तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 5। कितना बन जाएगा? 5। ये 5 आ गया, और यहाँ पे क्या दिया है? संवेग जो यहाँ निकलता है सो आपका ये निकल के आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हमको देखने को मिल रहा है 5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या है? जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, एक किस नियम का उदाहरण है? देखिए, ये अगर आप भी कभी सफर किए होंगे तो अगर बस या कोई भी गाड़ी पे अगर आप लोग होंगे तो गाड़ी अगर अचानक जब चलने लगती है ना तो जो यात्री होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं, यानी कि पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये झुक जाते हैं एक किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो है आंसर आपका हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम नियम के अनुसार। प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है कि यानी कि जब हम लोग अगर कोई भी अगर क्या बोलते हैं, अगर 1 मिनट मोशन में अगर कोई गाड़ी है उस पे हम लोग हैं, तो अगर गाड़ी अचानक खुलेगी तो हम लोग पीछे की ओर झुकेंगे, और गाड़ी अचानक रुकेगी तो आगे की ओर झुकते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? यहाँ पे किस नियम के कारण? न्यूटन का गति का प्रथम नियम के कारण होता है। ठीक है, तो एक बात समझिए कि ठीक है, और कोई भी जो वस्तु होता है वो विरामावस्था में विरामा रहना चाहती है, और वो मतलब जब वो मोशन में रहती है तो मोशन में रहना चाहती है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10, कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो किलोवाट घंटा, वाट, जूल और न्यूटन। तो इसका एक ट्रिक है बच्चों, इसका एक ट्रिक है, क्या है? कार्य का जूल होता है। क्या होता है? जूल, यानी कि काजू याद रखिएगा। आप लोग काजू खाते होंगे नहीं, बचपन से काजू खाते आए होंगे। तो काजू का से कार्य और जू से जूल, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि जो चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40, यानी चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान कितना दिया है? 40 केजी ग्राम। ठीक है, यानी कि 40 केजी दिया है। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? ठीक है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, यानी कि सतह पर। तो पृथ्वी पर भार निकालना है, यानी कि पृथ्वी पर जो इसका भार होगा वो कितना होगा? पृथ्वी पर भार अगर इसका हम निकालेंगे तो भार के लिए यहाँ पे क्या आता है? mg। क्या होता है?
जी, ठीक है। एम यानी कि आपका यहाँ पे मास हो गया और ये गुरुत्वाकर्षण भार हो गया, ठीक है। ग्रेविटी जो हो गया, जो लगता है वो, यानी कि यहाँ पे एम आपका जो दिया है वो 40 दिया है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कितना होता है, 9.8 होता है। तो इसी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा कि कितना आता है, कि 392 न्यूटन आ जाएगा। तो 392 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। यहाँ क्या है, अपवर्तन, अपरावर्तन, क्या है, विरलन और संपीड़न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि प्रवर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है। देखिए, एक बात समझिए यहाँ पे कि जब कोई ध्वनि प्रवर्तन यानी कि जब कोई ध्वनि एक माध्यम से निकलती है फिर टकराकर वापस आती है, तो ये जो हमें सुनाई देती है ये किसके कारण, ये गूंज के कारण सुनाई देती है। किसके कारण, गूंज के कारण सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल कम होगा। तो कणों के बीच में आकर्षण बल हम बताए थे कि कणों के बीच में आकर्षण बल तगड़ा कहाँ होता है, जब हम लोग गाढ़ा की ओर चलते हैं, मतलब जितना ज्यादा ठोस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा तरल होगा उतना ज्यादा क्या होता है कि आपका आकर्षण बल कम होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूध, रुई, चीनी। तो यहाँ देखिए ये गैस है, एक प्रकार का क्या है, ये गैस है, और गैस में सबसे ये जो आकर्षण बल है वो कमजोर होता है, इसलिए आपका जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये आप लोग अगर पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों अवस्था में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 16, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझिए कि सांद्रता प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ निकालने क्या बोला है, सांद्रता में पानी की प्रतिशत निकालने बोला है। तो देखिए विलयन की सांद्रता जो होती है, विलयन की सांद्रता यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको, एक मिनट, ये क्या होता है कि विलयन विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है कि विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, विलायक विलायक की मात्रा। ठीक है, अब एक बात समझिए कि अगर हमें ये प्रतिशत निकालने बोला, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये प्रतिशत पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिया है, एक मिनट, यहाँ विलय की मात्रा कितना है, 20 ग्राम, और विलायक क्या होता है, दोनों को ऐड करते हैं तो विलायक होता है। ठीक है, तो ये 120 आ गया, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो गया आपका, और 2 छक्के 12, अब 6 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, और 2 से इसको काटेंगे 50 आएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा मिल गया है 50/3। इसको अगर हम लोग पूर्णांक में बदलेंगे तो आएगा ये 16 यानी 16.2/3, यानी कि 16 48 और 2 50/3 प्रतिशत में इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, केजी प्रति घन
घन मीटर, यानी कि ये आपका हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन है, निलंबन का है। यह समांगी मिश्रण है, यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, यह एक विषमांगी मिश्रण है, और यह छानने की विधि से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। तो निलंबन का जो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ये आपका कौन है, ये सी है। कौन है, सी। यह एक विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 19, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे। तो कपूर और नमक के मिश्रण को हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करेंगे। किसके द्वारा अलग करेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की योग के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, यानी कि P = N होता है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे, और अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है आपका क्या है, NH3। तो N का जो है यानी कि N का जो आणविक द्रव्यमान, यानी कि N का जो होता है वो N कितना, यानी कि N की परमाणु संख्या 7 होता है, तो ये 7 का डबल हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 14, और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, और ये 1 × 3 3 है, इसलिए 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो ये 14 + 3 = 17U आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17U। तो यहाँ 17U कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बताया जा सकता है और ना ही बनाया, ना तो यानी कि ना तो इसको तैयार किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। डी में किसी भौतिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आपका 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। 2 मोल, 1 मोल, 200 मोल जल, और ये क्या है 6 × 6.022 × 10⁻23 यानी 23। अब यहाँ पे जो आप बच्चों एक बात समझने के लिए है, यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे क्या समझना है। तो 23 में एक बात समझिएगा कि 1 मोल बराबर जो होता है, 1 मोल में कितना ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है। तो यहाँ पे कितना ग्राम दिया है, ये इतना जल होता है। ठीक है, 1 मोल में, तो यहाँ कितना जल दिया है 36। तो देखिए इसका क्या हो गया, 2 गुना हो गया। क्या हो गया, 2 गुना, 18 से 18 दूनी 36। तो यानी 1 मोल का 18, तो 2 मोल का 36, तो यहाँ पे 2 मोल आंसर हो जाएगा। तो इसी से यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रॉन पर डैश आवेश रहता है। न्यूट्रॉन पर डैश आवेश रहता है। तो न्यूट्रॉन पे जो आवेश रहता है वो कितना रहता है, 0 रहता है। ठीक है,
ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ये शून्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे तो इंग्लिश क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के समझिएगा, ठीक है, और हिंदी वाले हैं तो हिंदी देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा कण क्या है, अल्फा कण क्या है, तो ऋण आवेशित प्रोटॉन, ऋण आवेशित हीलियम परमाणु, धनावेशित प्रोटॉन, धनावेशित हीलियम परमाणु परमाणु। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा धनावेशित हीलियम परमाणु, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी तत्व के समस्थानिकों के दरम्यान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होता है, यानी कि किसके कारण होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रॉन। किसके कारण होता है, न्यूट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी सेलुलोज और डी लिपिड। तो यहाँ पे आपका जो 27 का जो आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे सी हो जाएगा, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो यहाँ पे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, गोल्जी उपकरण, प्लास्टिड, और नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हमें आगे जाना होगा और लाइसोसोम और अंतद्रव्य जलिका। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों प्लास्टिड। क्या हो जाएगा, प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। देखिए पहले कितने हैं, 16 है, और उसका अब क्या कराया जा रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, उसका आधा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है 8 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दिया गया चित्र किस उत्तक का है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, ये फिगर देख के आप लोग बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो आपका हो जाएगा राइट आंसर, वो हो जाएगा बच्चों पेरेन्काइमा। क्या हो जाएगा, पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलरेन्काइमा, इसके बारे में आप लोग डिटेल पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो वहां से आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करने में आप लोगों को सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है। बादाम का जो छिलका होता है वो किस उत्तक का बना होता है। यहाँ ए में है पेरेन्काइमा, बी में है कॉलेन्काइमा, सी है स्क्लेरेन्काइमा और डी है फ्लोएम। तो यहाँ ये उल्टा सीधा कुछ भी यहाँ दे रहा है, तो ये सब तो वैसे कट रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं। देखिए मांसपेशी को अस्थियों किसको बोलते हैं, हड्डियों को, किसको, हड्डियों को, ठीक है। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं, स्नायु, कंडरा, उपास्थि और मांसपेशी। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है बच्चों, तो इसको बोला जाता है कंडरा, ठीक है। अब ये है कि मांसपेशियों को किससे जोड़ रहा है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम कर रहा है। कभी अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो वहां भी आप लोग आंसर करना है, आगे आएगा तो हम इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, उसका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना, उनके पोषण के तरीके, उनके जनन के तरीके। तो यहाँ 33 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उनकी कोशिका संरचना, यानी कि जो सर्वाधिक मूलभूत जो लक्षण जो है वो क्या है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन आपका वही था। क्वेश्चन क्या है, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो नील हरित शैवाल आपका किस वर्ग में आते हैं? तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोनेरा। क्या हो जाएगा? मोनेरा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है 35 में दिया हुआ है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो यहाँ पे क्या दिया है, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाई, नोडर्मेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 के लिए वो हो जाएगा ऑर्थोपोडा। क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? तो यहाँ क्या है, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, कोरोना। तो यहाँ देखिए वायरस, हमें 1-2 साल पहले हम लोग वायरस के बारे में खूब सुने थे। किसके बारे में? कोरोना के बारे में। तो ये वायरस रोग है जो कि ये एक दूसरे से फैल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संक्रमण संक्रमण रोग के उदाहरण है। तो संक्रमण रोग के उदाहरण है क्या? पोलियो, कैंसर, क्षय रोग, मधुमेह। तो आपका 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग में क्या आता है, जैसे टीबी वगैरह क्या क्या होता है, अलग अलग कुछ रोग है, तो वो सारे किस में आते हैं? क्षय रोग में। तो ये इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षय रोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए पोषक पदार्थों में पौधे के लिए कौन वृहद पोषक पदार्थ है? देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दिए गए पोषक पदार्थ में सारे के सारे पोषक पदार्थ है, लेकिन पौधों के लिए कौन वृहद पोषक है जो अच्छा है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा स्रोत है, तो वो कौन है? नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर और मैग्नीज। तो यहाँ पे 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन के और हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को आप लोग इम्पोर्टेंस के साथ इसको देखिएगा, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही ये वीडियो बनाया गया है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके, और इसे मेरे चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि क्या जितने भी अपडेट आएगा और जितने भी एग्जाम से पहले जितने भी तरह के मॉडल सेट है वो सभी सब्जेक्ट का डिस्कशन आप लोगों तक पहुंचेगा, और इस तरह से लगातार पहुंचते रहेगा। तो ये हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब करिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हम और अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच लेकर हर टॉपिक को लेकर आता रहूंगा। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए टॉपिक यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।